नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम संसद में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और उससे जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। आज जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, उसमें राहुल गांधी का चिर प्रतीक्षित भाषण हुआ और उस भाषण में उन्होंने सरकार पर हमले भी किए, कुछ और भी किए। आप उनके भाषण को किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी के भाषण के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो है जिसमें वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का तजुर्बा सुना रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा ने किस तरीके से उनके मन में नए विचार पैदा किए और किस तरीके से उसके जरिए उन्होंने भारत को समझा। एक हिस्सा तो वो है उनका। और दूसरा हिस्सा उनका उनके भाषण का जो है वो ये था, इसमें वो मणिपुर के सवाल पर सरकार को घेरते हैं। तो वो तो स्वाभाविक ही है क्योंकि मणिपुर की सरकार पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है, तो दूसरे हिस्सा तो उसमें होना ही था। लेकिन जो पहला हिस्सा है उसमें मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। वो बहुत महत्वपूर्ण है पहला हिस्सा। कमल, पहला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हिस्से में वो कहते हैं कि जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की तो उन्हें नहीं पता था कि वो दरअसल उनका इसके पीछे इरादा क्या है, वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी वैसे वैसे उन्हें लगा कि वो उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। ये इस अनुभव को बताते बताते राहुल गांधी ने दो ऐसी बातें कही जो याद रखने काबिल हैं। उसमें एक बात तो ये है कि जब तक आप अपने सपनों को स्थगित नहीं करेंगे, सपनों को परे नहीं रखेंगे, तब तक आप देश की हकीकत नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे सपने का क्या मतलब है, मैंने जो समझा है वो बता रहा हूं। मेरा उनका सपने का मतलब है अपने विचारधारात्मक आग्रहों को, अपने विचारधारात्मक चश्मों को नहीं उतारेंगे। क्योंकि सबके पास, जिनके पास विचारधारा होती है उसके पास समाज के परिवर्तन का, समाज को समझने का एक चश्मा भी होता है। उसके पास समाज के परिवर्तन का एक प्रोटोकॉल, एक संहिता होती है और वो उसी के मुताबिक समाज को बदलते हुए देखना चाहता है। तो राहुल गांधी इसके जरिए कहते नजर आते हैं कि जब तक अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं को आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपने वैचारिक आग्रहों से मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे और खुली आंखों से समाज को नहीं देखेंगे, तब तक आपको इस देश की सामाजिक हकीकत का पता नहीं चलेगा। ये उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने उसके अंदर कही है। तो मेरी समझ में है कि ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर सब लोगों को सोचना चाहिए और साथ में कांग्रेसियों को भी सोचना चाहिए। तो ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा। उसके बाद उन्होंने फिर अपने मणिपुर के दौरे की चर्चा की, जिसमें जो राहत शिविर थे, राहत शिविर में जो उत्पीड़ित महिलाएं थी, उन महिलाओं से उन्होंने बातचीत की। तो उसके जरिए उनके उनके सामने क्या हकीकत उजागर हुई। फिर उन्होंने सरकार को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर को खत्म कर दिया है, आपने भारत माता की वहां पर हत्या कर दी है, वगैरह वगैरह, जो कि एक राजनीतिक तरीका है अपनी बात को कहने का, ऊंची आवाज में मेज ठोक कर, ताकि उसका एक प्रभाव पैदा हो। तो वो उनके लिए, ऐसा कहना उनके लिए जरूरी था, सरकार को चुनौती देना और ये सब करना उनके लिए जरूरी था। तो मुझे जो उनका छोटा सा भाषण था उसके अंदर व्यवधान भी बहुत थे। लगातार कुछ न कुछ उधर से सत्ताधारी बेंचों की तरफ से शोर भी मचाया जा रहा था। तो मुझे भारत छोड़ो यात्रा वाला जो उनका हिस्सा था, वो हिस्सा मुझे, उस हिस्से में मुझे कुछ मर्म की बात लगी। दूसरी एक और छोटी सी बात और मैं कह दूं, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यहाँ से की कि मैंने पिछला जो भाषण यहाँ पे दिया था, यानी सांसदी छिनने से पहले, उसमें उनका फोकस गौतम अदानी के ऊपर था। तो उन्होंने कहा इस भाषण में मैं गौतम अदानी वाली बात नहीं कहूंगा, तो इसलिए आप लोगों को तकलीफ कम होगी। तो इस जरिए उन्होंने उस मसले के साथ में गौतम अदानी वाला मसला भी जोड़ दिया। मुझे क्या लगता है कि अगर वो अपने भाषण में इस सरकार की जो 4 बुनियादी विफलताएं हैं, उन 4 बुनियादी विफलताओं का सकारात्मक रूप से, यानी मतलब ठोस रूप से जिक्र करते, जैसे कि वो महंगाई पे कुछ ना कुछ फोकस देते, वो बेरोजगारी के ऊपर कुछ ना कुछ फोकस देते, और वो मोदी और अदानी संबंधों के ऊपर कुछ बात कहते अपनी, बावजूद इसके कि पिछले भाषण में उन्होंने ये बात कही थी, और साथ में पूरी तरह और अपना मुख्य फोकस मणिपुर की घटना के ऊपर कायम रखते, तब फिर विपक्ष जिस तरह की माहौल बंदी करना चाहता है उसका एक पूरा संदेश निकल कर आता।
एक तो ये थी जो शायद आपने भी वो बात नोट की होगी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बाद में उसको रेखांकित किया और जो मुझे उस समय लगी थी, वो ये कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उसमें 70 मिनट समय 70% समय, इन्होंने 18 मिनट बोला तो तकरीबन 11 मिनट कैमरा ओम बिरला को दिखाता रहा। राहुल गांधी को नहीं दिखा रहा था। तो आज भी राहुल गांधी ने मोदी और अडानी का फ़ोटो दिखाया था, जिसमें कि वो दिखा नहीं किसी को। तो वो भी एक तरह की रणनीति थी और तो ये एक तरीके का जो हस्तक्षेप है, उसको कैसे आप देखते हैं कि एकदम पक्षपात है कि बाद में जब स्मृति ईरानी बोलने लगी तो पूरा उनकी तरफ कैमरा रहा। लेकिन राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो ओम बिरला बार-बार दिख रहे थे। तो ये नहीं, ये बात प्रभावकारिता खत्म ये करेगी। मुझे भी उस वक़्त लग रहा था कि इसमें राहुल गांधी बहुत कम बोलते हुए दिखाए जा रहे हैं। उनकी केवल आवाज़ आ रही है, जैसे कि हम केवल उनका ऑडियो सुन रहे हों। ज़्यादातर ओम बिरला ही कुछ ख़ास एक मुस्कान-सी उनके चेहरे पे हमेशा रहती है और वो लोगों को बैठ जाइए वगैरह सब कहते रहते हैं। यहाँ तक कि जब वो भारत माता वाली बात राहुल गांधी कह रहे थे तो उस पे ओम बिरला ने आपत्ति भी की थी कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाया उस शोरगुल में, हैं। तो ये ठीक कह रहे हैं आप कि ये भी अपने विपक्षी नेता की बातचीत के प्रसार को सीमित करने के लिए और उसके प्रभाव को घटाने के लिए अपनाई गई एक रणनीति है कि आप उसको बोलते हुए दिखाएँ ही नहीं केवल। आप केवल उसकी आवाज़ ही सुनें और दूसरे जब सत्ता पक्ष बोलता है, तो उसको तरह-तरह की गुंजाइशें प्रदान की जाती हैं। उसके वक्ताओं को खास तौर से प्रमुखता दी जाती है, कैमरा उसके चेहरे पर ही लगातार फ़ोकस रहता है। तो ये जो कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात पे ज़ोर दिया है, मैं समझता हूँ इसमें इसमें सच्चाई है। एक चीज़ और है कि राहुल गांधी ने अपने आप को उतनी प्रमुखता से नहीं रखा। जैसे वो बात थी कि वो बहस की शुरुआत करेंगे, उन्होंने बहस की शुरुआत नहीं की और आज भी वो कम बोले। तो नहीं, क्या इसमें भी ये मुझे ताज्जुब हुआ। देखिए, इसमें जी, भी कांग्रेस हर पार्टी के लिए एक समय निर्धारित होता है। तो उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल राहुल गांधी को करना चाहिए था। अब रा आज आज तकनीकी रूप से देखा जाए तो राहुल गांधी के पास बोलने के लिए केवल आधे घंटे का समय था। केवल कांग्रेस के वक्ताओं को बोलने के लिए केवल आधे घंटे का समय ही बचा था। ऐसा शुरू में बताया गया था। तो आप तब तक उस कांग्रेस को मिला हुआ समय काफ़ी कुछ खर्च हो चुका था, जब तक राहुल गांधी बोलने के लिए उठे। देखिए, पहले तो कल ये बात हो रही थी, पहले ये था कि राहुल गांधी पहले दिन ही बोलेंगे। वो दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत ही करेंगे। फिर ऐन मौके पर सदन का सत्र शुरू होने के ठीक पहले इस नीति को बदला गया और ये समाचार प्राप्त हुआ कि राहुल गांधी अंतिम दिन बोलेंगे ताकि नरेंद्र मोदी वहां पे मौजूद हों और उससे ठीक पहले राहुल गांधी बोलेंगे। फिर कांग्रेस ने अपनी नीति बदली कि नहीं, राहुल गांधी 9 तारीख को ही बोलेंगे और वो अब जब तक बोलने के लिए आए, बोलने का समय केवल आधे घंटे का रह गया। उस आधे घंटे के समय में भी कम से कम मुझे लगता है कि 6-7 मिनट तो विपक्षी दलों का जो सत्तारूढ़ दल के सांसदों का जो शोरगुल था, टोका-टाकी थी, उसके अंदर खर्च हो गया। तो इस तरीके से करके मुझे लगता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के अवसर पर जो अवसर प्राप्त हुआ था राहुल गांधी को, उसका बहुत समुचित उपयोग वो नहीं कर पाए। और उनके भाषण के बाद एक विवाद भी खड़ा हुआ कि उन्होंने सांसदों की तरफ एक फ्लाइंग किस किया और बीजेपी के महिला सांसदों ने इसको मुद्दा बनाया कि स्मृति ईरानी की तरफ वो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है कि वो हालाँकि कोई भी चीज़ है, वो मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन उसका कोई राजनीतिक महत्व तो नहीं है और वो मेरे ख़्याल से वो बात ज़्यादा आगे बढ़ेगी भी नहीं। और अमित शाह के भाषण पर आने से पहले भाजपा के जो बाकी सदस्य हैं उनके भाषणों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊँगा कि वो अक्सर कश्मीरी पंडित और दूसरे कई पुराने मुद्दों को लेकर आ रहे थे। और क्या ये रणनीति सही है कि एक मुद्दा उठे उसके जवाब में आप अतीत के दूसरे मुद्दों को लेकर आएँ? देखिए, ये तो जिसको कहते हैं कि ये एक स्पिन है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये स्पिन डॉक्टरी करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं? और ये ऐसी स्पिन डॉक्टरी है मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रभावित होगा। भाई कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, मुद्दा ठीक है। हम सब लोग चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को पूरा इंसाफ मिले, लेकिन जो साथ हुआ उसकी आड़ में तो मणिपुर की घटनाओं को नहीं छुपाया जा सकता। राजस्थान में स्त्रियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो हिंसा हुई है, या छत्तीसगढ़ में जो हिंसा हुई है, या पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, उसका विरोध किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हम सब लोग इस सवाल पे आवाज़ मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो मणिपुर में हुआ उसको तो नहीं छिपाया जा सकता। तो ये मसला है। हुँ। तो एक आखिरी सवाल अमित शाह जी। का जो संबोधन है, उससे जुड़ा हुआ है कि जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, काफ़ी लंबा बोले वो।
तो क्या उनकी बातों से, उनके भाषण से आप संतुष्ट हैं कि वो सारे मुद्दों मेरा को कहना यह है समाधान कि कर मुझे पाएँ? तो उनके भाषण के केवल उसी हिस्से में दिलचस्पी थी जहां वो मणिपुर के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो उन्होंने गृहमंत्री के तौर पर अपनी बात को ठीक और प्रभावी तरीके से रखा, मैं ये मानता हूँ। और उन्होंने मणिपुर में आके क्या कार्रवाई की और इससे पहले जब उत्तर-पूर्व में हिंसा होती थी, जिसमें मणिपुर में भी हिंसा होती थी, उस वक़्त सरकारों का रवैया क्या होता था और इस सरकार का रवैया क्या है, इसका उन्होंने एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में पेश किया। तो मैं समझता हूँ उनके लंबे भाषण का वो हिस्सा जो है, वो महत्वपूर्ण था और उसको मैंने ध्यान से सुना भी। बाकी तो एक तरह से कागज़ पे लिख के लाए थे, अपनी उपलब्धियाँ तमाम आंकड़े और सिलसिलेवार करके वो पेश कर रहे थे। वो सरकारी विज्ञापन की तरह थी। ये सब चीज़ें 1, 2, 3 पेज का दैनिक पत्रों में विज्ञापन छपा के भी इस काम को किया जा सकता था। तो मेरे ख्याल से वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनका तर्क ये था, अब आपने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ रखा है, तो हमारे क्षेत्र में हमारे ऊपर अविश्वास व्यक्त किया गया है, इसलिए हर क्षेत्र का आपको जवाब भी देंगे। उनका मणिपुर वाला हिस्सा था, जो मुश्किल से 15 द 10 या 12 मिनट में उन्होंने अपनी बात मणिपुर के सवाल पे कही, वो महत्वपूर्ण थी और मैं समझता हूँ, सदन के पहले ही वो बात जब सत्र आहूत हो जाता है, उसके बाद तो सारी बातें सत्र में ही की जाती हैं, सदन के पटल पे ही रखी जाती हैं, लेकिन उससे पहले भी वो बात देश की जनता के सामने अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या किसी पत्रकारों को दिए गए इंटरव्यू के ज़रिए, वो तमाम बातें आ सकती थी और सफाई हो सकती थी। कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, कल उस पर प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे, लेकिन आज के दिन में कि इंडिया और एनडीए दोनों ने अपनी बातों को मजबूती से रखा है और एक आगे की जो राजनीति है वो इसी रूप में आगे बढ़ने वाली है? देखिए, ये इंडिया द्वारा रखा ज़रूर गया है मजबूती से अपनी बातों को, लेकिन अभी 2 दिन की चर्चा हो चुकी है और गृहमंत्री का भाषण बहुत लंबा था। मेरे ख्याल से वो तकरीबन पौने 2 घंटे या 2 घंटे लंबा भाषण था। तो उसमें बीच में सदन का समय भी बढ़ाया गया क्योंकि सदन का समय समाप्त हो रहा था। मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से इस मौके का जितना सदुपयोग उन्हें करना चाहिए था, उतना सदुपयोग वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी के वक्तव्य से जिस तरह की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी कम से कम मेरी तो पूरी नहीं हुई है। और एक आखिरी बिंदु मैं सिर्फ इस पे ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि जिसमें माना जाता है कि जिस दल के जितने सांसद है उसको उतना समय मिलेगा, क्या ये लोकतांत्रिक लहजे से ठीक है क्योंकि विपक्ष को बहुत कम समय मिल पाता है अगर वो विपक्ष कमजोर है तो? देखिए, अगर विपक्ष की संख्या बहुत कम है? तो उसको ज़ाहिर है कम समय मिलेगा। लेकिन अगर उसने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, तो उसको कुछ समय दिया भी जाता है। और एक अगर सरकार लोकतांत्रिक है, तो सरकारें खड़े होके कहती हैं, आप हमारे एक वक्ता का समय ले लीजिए और उसपे बोलिए। हालाँकि इतनी उदारता का माहौल आजकल है नहीं कोई। तो जब विपक्ष को कम समय मिलना है, तो उस समय का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की नीति अपनानी चाहिए। अपना जो सबसे अच्छा और सबसे आकर्षक और प्रभावशाली वक्ता है, उसको पहले पेश करना चाहिए। क्रिकेट के मैच में भी जो सबसे अच्छा बल्लेबाज होता है, जब संकट का समय होता है, उस बल्लेबाज को जो फ़ॉर्म में होता है, उसको पहले भेजा जाता है और बैटिंग क्रम में परिवर्तन किया जाता है। भई आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कलकत्ता का टेस्ट चल रहा था और भारत को फ़ॉलो ऑन करना पड़ा था, लग रहा था कि बिल्कुल हार सामने है, तो सौरव गांगुली ने बल्लेबाजी क्रम में परिवर्तन कर दिया था। उन्हें लगा था कि सबसे अच्छी फ़ॉर्म में लक्ष्मण है, तो उन्होंने लक्ष्मण को पहले भेजा द्रविड़ के साथ में किसी और को भेजने की बजाय और उन दोनों ने एक इतिहास बना दिया। वो आउट ही नहीं हुए आखिर तक और ऑस्ट्रेलिया को मैच उन्होंने हरा दिया। तो ये तो इन लोगों को देखना चाहिए ना कि भई जब राहुल गांधी सदन में घुसते हैं, तो नारे लगते हैं, देखो, देखो शेर आया। लेकिन शेर तो वहाँ शुरू में गुर्राता नहीं है। अब शेर सदन में आया है, उसको गुर्राना चाहिए, उसको दहाड़ना चाहिए सदन में। तो वो तो उसने किया नहीं। वो एक पूरे दिन इंतज़ार करता रहा और फिर जब बोला तो उसके पास आधे घंटे का केवल समय रह गया और उसमें भी आधे घंटे के समय में उन्होंने उन बातों को ज़्यादा कहा, जो बातें पहले आ चुकी हैं भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित। बजाय इसके कि वो मणिपुर के ऊपर फ़ोकस करते, देश की जनता जिन बातों से परेशान है, उनके ऊपर फ़ोकस करते और जो राहुल गांधी ने पिछले अपने अंतिम भाषण में सांसदी छीने जाने से पहले जो दिया था, अदानी वाला मसला, उसके ऊपर पूरा का पूरा फ़ोकस करते, तब फिर बात ज़्यादा बनती। जी। तो ये जो हमारी चर्चा है वो कल भी जारी रहेगी और
उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, उस पर हम विस्तार से आपके सामने एक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो आज की इस बातचीत के लिए अभी सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और कल के अंक में हम मिलते हैं और फिर अन्य मुद्दों पर बातचीत ज़रूर। करेंगे। नमस्कार।